आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेजी से अपनी अलग पहचान बनाने वाला चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत करते हुए आइए सबसे पहले डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्री के वाहन की बाइक से हुई टक्कर, एक युवक की मौत, 3 मासूम हुए घायल। तेज रफ्तार से नरसिंहपुर लौट रहे थे प्रहलाद पटेल, छिंदवाड़ा जिले में हुआ हादसा। भूपेश बघेल ने बताई अब की बार 75 पार की वजह, भाजपा सत्ता के लिए ईडी का दिखा सकती है डर। महादेव सत्ता ऐप पर दिया बयान, चुनाव तक आते रहेंगे और भी वीडियो। ओरछा में फिर छलका अखिलेश यादव का दर्द, कांग्रेस को बताया स्वार्थी, भाजपा पर भी साधा निशाना। प्रदेश में जितने संभाग नहीं उससे ज्यादा मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। शिवराज ने लगाया कमलनाथ पर कफन के पैसे खाने का आरोप, जनता के हित की सभी योजनाएं कांग्रेस सरकार ने कर दी थी बंद। कमलनाथ है पापी तभी गिर गई सरकार। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के चौपहिया वाहन से एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत और 3 बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। भाजपा नेता प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा से जनसंपर्क कर अपने चौपहिया वाहन से नरसिंहपुर लौट रहे थे। इस दौरान छिंदवाड़ा की सिंगोड़ी बाईपास पर प्रहलाद पटेल की तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता की चौपहिया वाहन की रफ्तार बहुत अधिक थी। बाइक सवारों को जब उनके वाहन ने टक्कर मारी तो वे काफी दूर तक घसीटते हुए गए। चीख पुकार मची तो आसपास के खेतों में काम करने वाले लोग मदद के लिए वहां पहुंचे। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस भी पहुंची। घायल बच्चों की स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। छिंदवाड़ा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नागेंद्र सिंह शुक्रवार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग दौरे पर पहुंचे और चारों विधानसभा में धुआंधार प्रचार किया। सीएम ने जनता से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार 75 सीट लेकर आना है, नहीं तो 45 से 50 सीट हुई तो 5 से 10 को भाजपा वाले उठाकर ले जाएंगे, ईडी को भेज देंगे, इसलिए 75 पार में कोई गुंजाइश नहीं होगी। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि ईडी ने जिस आरोपी को रुपयों के साथ पकड़ा था वह आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता के करीबी है, और जिस गाड़ी को ईडी ने पकड़ा है वह गाड़ी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के रिश्तेदार की है। अभी तक सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल का नाम सुनते थे, उनकी फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ है। वहीं भूपेश ने ईडी के द्वारा जारी प्रेस नोट और भाजपा द्वारा जारी वीडियो पर कहा कि इसमें केवल आनंद लीजिए, अभी 17 तारीख तक कई सारे वीडियो, स्टोरी, प्रेस नोट आएंगे। वहीं इस बार 75 पार को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि कम हुए तो कुछ भाजपा वाले ले जाएंगे तो कुछ के पीछे ईडी लगा देंगे। हाँ, वो क्या है कि 40 में सरकार बनती है, वो 50-55 होगा तो 5-10 को उठा के ले जाएंगे, ईडी भेज देंगे भाई, है ना, और उठा तो उसके बाद 75 पार में कोई गुंजाइश नहीं बचती। हाँ जी, बहुत मजेदार किस्सा है, उसके सबका आनंद लेना चाहिए। जो व्यक्ति पकड़ा गया पैसे के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बहुत करीब, जो गाड़ी पकड़ी गई वो भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता के रिश्तेदार की गाड़ी, और जो व्यक्ति अभी तक के सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल का नाम सुनते थे, वो उसकी फोटो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी के साथ उसका दिखाई देता है। और परसों तक के ईडी जो प्रेस नोट जारी करती है उसमें इसको, जिसका नाम अभी क्या नाम लिया आपने? हाँ, वो उसका अधिकारी बताया। जो प्रेस नोट आप देखेंगे ईडी के, और कल जो वीडियो अपलोड हुआ उसमें वो मालिक बन गया है। तो इसमें केवल आनंद लीजिए। अभी 17 तारीख तक के बहुत सारे इस प्रकार से वीडियो, स्टोरी, प्रेस नोट आएंगे, आप लोग मजा लीजिए, आनंद लीजिए। 17 तारीख। भिलाई से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोमनाथ साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह भरका पारा में स्थित मां काली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ मंत्रों का उच्चारण कर पूजा अर्चना की और माता से आशीर्वाद लेकर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना भी की। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में मतदान प्रक्रिया के दिन भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह भरका पारा के मां काली मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने माता की पूजा कर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए कामना की। माता के दरबार में आए, काली मां के दर्शन किया। दर्शन करने के बाद
माता से कामना किया कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, सुख शांति और समृद्धि और विकास की दिशा में हम आगे बढ़े। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। जगदलपुर में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जहां 70% पुरुषों ने तो 60% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर में विधानसभा के पहले चरण का मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जिसमें शाम 5 बजे तक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का जमकर प्रयोग किया है। महिलाओं से लेकर युवाओं में भी वोटिंग को लेकर जोश दिखा। महिलाओं ने लगभग 60% वोटिंग की, तो वहीं पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 70% तक मतदान किया। इस बार के चुनाव में पहली बार वोट डाल रहे युवा भी अपने मताधिकार को लेकर उत्साहित दिखाई दिए। जगदलपुर विधानसभा के सभी पोलिंग बूथ में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। जगदलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा को संबोधित करने रीवा पहुंचे। इस दौरान रीवा के एसएफ मैदान में सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कमलनाथ को कबाड़नाथ कहते हुए कहा कि इन्होंने सारी योजनाएं बंद करके इतने पाप किए कि इसी पाप के चलते 1.25 साल में ही इनकी सरकार गिर गई। रीवा के एसएफ मैदान में सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कमलनाथ को कबाड़नाथ कहते हुए कहा कि इन्होंने प्रदेश का कबाड़ा कर दिया, 1.25 साल में ही सारी योजनाओं को बंद कर दिया। हम अंतिम संस्कार में 5,000 देते थे, कमलनाथ ने वो भी बंद कर दिया। अब तो गरीब का कफन छीनने वाले निकले। लेकिन कमलनाथ जी, तुमने तो मेरे बच्चों के लैपटॉप ही बंद कर दिए थे। ये कमलनाथ कबाड़नाथ थे, कबाड़ा करते 1.25 साल में सारी योजनाओं को ताला लगा दिया, ताला। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने बेटियों की शादी में पैसे ही नहीं दिए, बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा बंद कर दी, बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, साइकिलें छीन लिए, कितने पाप किए और उसी पाप का बोझ से कांग्रेस की सरकार गिर गई। अब कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बची, दलदल हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये अब चालू पार्टी हो गई है, दगाबाज पार्टी, धोखेबाज पार्टी है कांग्रेस। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो बेगा बारिया और शहरिया बहनों के 1,000 रुपए क्यों बंद कर दिए थे? मेरी बहनों, संबल योजना बंद कर दी इन्हें। संबल एक्सीडेंट को मौत पे हम 2 लाख 4 लाख देते, सामान्य मौत पे 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। कमलनाथ जी बंद कर दिया आपने। गरीब के कफन छीनने वाले निकले आप, तो गरीब के कफन छीनने वाले निकले। सारी योजनाएं इन्हें बंद कर दी, सारी योजनाएं। बेटियों की शादी, उनको पैसे ही नहीं दिया इनने। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा छीन ली। मुख्यमंत्री ने सभा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने इंडिया गठबंधन को धोखा दे दिया। पूरा का पूरा इंडी गठबंधन कांग्रेस के दलदल में फंस गया। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। ओरछा पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर कटाक्ष किया। उन्होंने खुद की पार्टी को कमजोर कहते हुए कहा कि यदि आप कमजोर हैं तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उन्होंने यह बयान कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश में उन्हें सीट न दिए जाने को लेकर दिया। ओरछा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस गठबंधन पर कहा कि राजनीति में सभी दल अपना स्वार्थ देखते हैं और उनका स्वार्थ यह था कि हम अपनी सरकार बना ले और जब दिल्ली की बात आएगी तो विचार करेंगे। यह तो जग जाहिर है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए इशारों में कहा कि भले ही उन्होंने ना कहा हो, यह बात तो पता लग गई कि कमजोर का साथ कोई नहीं देता है। हो सकता है जो आज आपके साथ खड़े हैं, यदि आप कमजोर होंगे तो आपको बाहर निकाल देंगे। भाजपा पर तंज कसते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपी में जितने संभाग नहीं है, उससे ज्यादा मध्य प्रदेश में बीजेपी से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। मुझे जो महसूस हो रहा है, मध्य प्रदेश में जितने संभाग नहीं है उतने तो मुख्यमंत्री के दावेदार घूम रहे बीजेपी में। डबल इंजन की सरकार इसलिए बनी थी कि बेरोजगारी बढ़ाएं, डबल इंजन की सरकार इसलिए बनी थी कि महंगाई बढ़ाएं। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि गरीबी रेखा से लोग बाहर आ गए हैं। अगर गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं
तो आप बताइए फिर 5 साल आपको राशन देना पड़ रहा है। ये देश का कमजोरी दिखाता है हमारी अर्थव्यवस्था को, और ये हमारा दुर्भाग्य है। और कम से कम उन लोगों के लिए सोचने का वक्त है कि इतने बड़े पैमाने पर गरीब हैं जिनका अभी भी हम जीवन यापन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव निवाड़ी विधानसभा सीट से प्रत्याशी मीरा यादव के प्रचार के लिए आए हुए हैं। निवाड़ी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए हेमंत वर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। राजनांदगांव की बात करें तो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की गई। 5 बजे वोटिंग टाइमिंग खत्म होने के बाद पोलिंग बूथ के अंदर रहे मतदाताओं को टोकन सिस्टम से पीठासीन अधिकारी ने मतदान कराया। मतदान 100% हो, इसके लिए जिले में विधानसभा वार एक दिव्यांग मतदान केंद्र और युवा मतदान केंद्र बनाए गए थे। राजनांदगांव में 116 मतदान केंद्र अति संवेदनशील रहे। विधानसभा चुनाव ही बड़ा ही रोमांचक नजर आता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज जहाँ बात करें तो राजनांदगांव बात जो वही थी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी है भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह 15 साल और उसके अगेंस्ट में गिरीश देवांगन को मैदान पर उतारा है। तो अब देखने वाली बात हो कि जनता जो है यहाँ पे लगातार मतदान करने पहुँच रहे हैं और सुबह से ही जो 8 बजे से यहाँ पे मतदान जो है जागरूक हो रही है। तो अपन बात करते हैं कि जो मतदाताओं से सीधे की जो सरकार आने वाली सरकार में किस तरह से सरकार होनी चाहिए। आप बताएंगे आप पहले टाइम फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, तो ऐसे क्या लगता है आप? मैं सबसे पहले सरकार से ये कहना चाहूँगी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का राइट टू एजुकेशन होता है, जो हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करे, ये बहुत एसेंशियल है। और एक वुमेन सिक्योरिटी कि अगर हम वुमेन्स रात के 12 बजे निकले चाहे 2 बजे निकले, हमको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। 5 साल आपने बघेल के कार्यकाल को देखा है, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि जो आने वाले समय में जो सरकार होनी चाहिए, जो तमाम वादे करते हैं, उस वादे को कितना धरातल पे ला पाते हैं? ये जैसे देखो अभी ये 5 साल हमने भूपेश की सरकार को देखा, भूपेश जी की, तो इनने काम तो बहुत अच्छा करी है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो वादा करी उसको पूरा कर रही है, और किसानों का कर्जा माफ़ बोली कर्जा माफ़ करी, बोनस बोली बोनस दी, और बहुत से काम अच्छे हो रहे उसके, और उम्मीद है भरोसा तो आ गया है। सर हम ये अपेक्षा करते हैं जो इसकी भी सरकार बने, हमें एक तो महंगाई से छुटकारा चाहिए, और स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके जो अभी शिक्षा के लिए एक जो स्कूल कॉलेज एक माफिया बन गया है, उससे छुटकारा चाहिए। और स्वास्थ्य में भी आजकल लूट हो रही है हॉस्पिटलों में। आप बताएंगे, आप यहाँ पे सुबह से ही आए हुए हैं और अपने मत का अधिकार का पालन करने आए हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले जो सरकार है जो भी बनेगी, कैसा और सरकार होना चाहिए? आपके जो अपेक्षाएं हैं उस पर कितना खरा उतरना चाहिए? मुझे लगता है कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं एक कॉमन लेवल पे वो सब पूरी होनी चाहिए। चाहे जो भी सरकार आए, उन्हें हर पूरे ग्राउंड लेवल पे आके काम करना चाहिए, और हर एक ज़रूरतमंद को वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो उनका अधिकार है। जो जनता जनार्दन है वो काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। कैसा लग रहा है आपको मतदान करके आए? मतदान करके बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये जो है हमारा अधिकार है और इसका हमने आज पालन किया है। बिल्कुल, आप मतदान कर रहे हैं, तो आज जो मतदान किए हैं क्या अपेक्षा लेकर के आज मतदान करें कि जो आने वाली सरकार हो कैसी होनी चाहिए? आने वाली सरकार स्वच्छ और जनता को सुरक्षित रखे और समृद्धि दे और उनको स्वावलंबन के लिए प्रयास करे, ऐसी सरकार होनी चाहिए। तो मतदान करने आए हमारे बीच अनुभवी भी हैं, उनसे जानते हैं। दादा, आप लंबे समय से मतदान कर रहे हैं, हमेशा हर पर मतदान करते हैं और आज आपने मतदान किया है, तो क्या अपेक्षा रखे हैं जो सरकार आने वाली सरकार जो हो कैसे आपके कार्य को आपको समझे और आपके जो अपेक्षाएं उसको पूरा करे? आज तक जो आज़ादी से लेकर अभी तक 75 साल गुजर गए। इन 75 सालों में राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के द्वारा राजनांदगांव में कोई भी उद्योग और फैक्ट्री नहीं खोली गई है, जिसके कारण संपूर्ण राजनांदगांव के मतदाता भाई बहन एवं उनके बच्चे बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी महामारी से भी बड़ी बीमारी। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि राजनांदगांव में वो रोजगार मुहैया कराए, जिससे तमाम लोग समस्याएं हल हो। ये थे हमारे बीच जो अलग अलग महिलाएं जो वर्ग के हैं, जो बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के द्वारा पार्टी के द्वारा जो घोषणाएं जो करती है केवल कागजी और बयान पर रहती है, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। तो अब देखने वाली बात हो कि आज राजनांदगांव में जो प्रत्याशी जो है तमाम जो यहाँ पे खड़े हुए हैं उसको मताधिकार करने, जो मतदाता जो आए हुए हैं वो उनको जो प्रत्याशी उसको कितना प्रतिशत मतदान करते हैं उस पक्ष में और उसको कितना आशीर्वाद देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आगे जानकारी के लिए इंडिया टाउन। और हर एक ज़रूरतमंद को वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो उनका अधिकार है।
रायसेन जिले के बेगमगंज जेल में लोकायुक्त पुलिस ने एक जेल प्रहरी अमित धाकड़ को जेल में बंद कैदी की पिटाई नहीं करने के बदले में 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रायसेन जिले के बेगमगंज जेल में बंद आरोपी जगदीश अहिरवार की पिटाई नहीं करने के लिए उसके मित्र अर्जुन रैकवार से 6,000 रुपए लेते हुए जेल प्रहरी अमित धकड़ को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के अनुसार कैदी का मित्र अर्जुन जब जेल में बंद कैदी जगदीश से मिलने पहुंचा तो कैदी ने उसे बताया कि जेल प्रहरी अमित उसकी बहुत पिटाई करता है और 3 महीने तक उसकी पिटाई नहीं करने के बदले में उससे 6,000 रुपए मांग रहा है। इसके बाद कैदी के मित्र ने जेल प्रहरी से बात की और जेल प्रहरी ने उससे पैसे मांगे, जिसके बाद वह सीधा लोकायुक्त पुलिस के पास पहुंचा और सारी बात बताई। सर वो यहाँ पे मेरे एक मित्र है जगदीश, पिताजी सीताराम अहिरवार, मैं उससे मिलने के लिए आया, उससे बात की तो उसने बताया कि सर यहाँ पे मुझे मारते हैं भैया और पैसे की बोलते हैं कि पैसे बुलवा घर से। गरीब आदमी है सर वो, मैं तो उसका दोस्त हूँ। और अमित धाकड़ ने बताया तो उससे मैं मिला कि साहब इसको मारते पीटते क्यों है, तो कहने लगा नहीं मारेंगे पीटेंगे। बोलने लगे आप 6,000 रुपए दे दो हमें। रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर लोकायुक्त पुलिस भोपाल के डीएसपी वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम आई और फरियादी अर्जुन रैकवार से 6,000 रुपए की रिश्वत लेते जेल प्रहरी अमित धाकड़ को पकड़ा और आगे की कार्रवाई जारी है। ये अर्जुन रैकवार का दोस्त जगदीश अहिरवार लगभग 10 दिनों से जेल में बंद है, शहर बेगमगंज जेल में। इससे मिलने जब वो 1-2 बार आया तो उससे पैसे की डिमांड की गई थी, मिलने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। एक अमित जेल प्रहरी हैं और तो उन्होंने इसकी शिकायत लोकल पुलिस अधीक्षक को किया, उसका सत्यापन किया गया, उनकी रिकॉर्डिंग की गई। रिकॉर्डिंग के बाद ये प्रमाणित हुआ प्रथम दृष्टया कि इनके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है, तो उसके आधार पर आज टीम ने यहाँ आकर के अमित को पैसा लेते हुए पकड़ा है। रायसेन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नसीम अली की रिपोर्ट। बालाघाट में चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के उद्देश्य से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बालाघाट भेजे गए कांग्रेस के लोकसभा पर्यवेक्षक डॉक्टर नरेश कुमार इन दिनों चुनावी कार्यक्रम के दौरान सुर्खियों में बने हुए हैं। वे विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, वहां जाकर अपने प्रत्याशी को मंत्री बनाने की बात कह देते हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो बालाघाट जिले की 6 विधानसभाओं में 6 कैबिनेट मंत्री होंगे। वहीं जिले के पत्रकारों के साथ भी उनका व्यवहार अब कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है, जिसका नजारा 7 नवंबर को बालाघाट जिला मुख्यालय में देखने को मिला। कांग्रेस पर्यवेक्षक डॉक्टर नरेश कुमार संगठन को मजबूत करने के लिए बालाघाट भेजे गए हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी कार्यशैली जिले में दिखाई दे रही है उससे यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस के लोग ही उनसे खासा नाराज है। वहीं कार्यकर्ताओं के बीच भी मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा मंगलवार को बालाघाट जिला मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान देखने को मिला। मामला इतना बढ़ गया कि मीडिया कर्मियों व उनके बीच वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने वार्ता का ही बॉयकॉट कर दिया और सभी के सभी बाहर आ गए। पर्यवेक्षक डॉक्टर नरेश कुमार के ख्याली पुलाव भी कम होते हुए नहीं दिख रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले लांजी में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जहां उन्होंने लांजी विधायक हीना कावरे को कैबिनेट मंत्री बनाने की घोषणा कर दी, तो वहीं मधु भगत, संजय सिंह उइके सहित बोध सिंह भगत को भी मंत्री बनाने की बात डॉक्टर नरेश कुमार कह रहे हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि या तो कांग्रेस पर्यवेक्षक अति उत्साहित है या फिर उनका ख्याली पुलाव कहीं कांग्रेस को डुबा न दे। बालाघाट से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अनुराग झा की रिपोर्ट। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच हुआ भारी मतदान। जगदलपुर में पुलिस महानिरीक्षक ने खुद मतदाताओं के बीच जाकर की हौसला अफजाई, व्यवस्थाओं का जायजा लेकर दिए जरूरी निर्देश। सतना में कमलनाथ पर बरसे शिवराज, विकास नहीं पैसे की कमी का रोते रहे रोना। कांग्रेस सरकार ने जनता के लिए नहीं किया कोई काम, सीएम ने पूर्व सीएम को धोखेबाज भी बताया। मायावती को ईवीएम पर नहीं भरोसा, निवाड़ी में कहा मशीन से हुआ पार्टी को नुकसान। सभा को संबोधित करने के दौरान भाजपा पर दागे तीखे तीर, धन्नो सेठों की नहीं कार्यकर्ताओं की मदद से चलती है बसपा। कलेक्टर ने लगाई जागरूकता की पाठशाला, बैगा आदिवासियों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। नवाचार के दौरान कलेक्टर ने जनता से की बातचीत। और अब खबरें विस्तार से। मतदान दिवस के दौरान हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने का जो मंसूबा माओवादियों ने पाला था,
उन साजिश को सुरक्षा बल लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो वहीं जनता भी अपनी संवैधानिक कर्तव्य बाखूबी निभा रही है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी और कमिश्नर बस्तर श्याम धावड़े ने जगदलपुर शहर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थापित 3 मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी और कमिश्नर बस्तर श्याम धावड़े ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जगदलपुर शहर के शहीद भगत सिंह हाई स्कूल में स्थापित मतदान केंद्र क्रमांक 75 में कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्र परिसर में बनाए गए सेल्फी जोन में सेल्फी भी ली। वहीं मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंचे मतदाताओं का हौसला भी बढ़ाया। आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने बस्तर अंचल के सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सभी मतदाता अपने घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि लोकतंत्र के नींव को मजबूत करें और बस्तर क्षेत्र के विकास हेतु शांति एवं सुरक्षा के लिए अपना अमूल्य योगदान निभाएं। बस्तर क्षेत्र की शांति सुरक्षा एवं विकास हेतु लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना हम सबका एक संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी निभाने के लिए आज 7 नवंबर को बस्तर संभाग के समस्त 12 विधानसभा क्षेत्र में मतदान हेतु हम सभी क्षेत्र के नागरिकों और मतदाता से अपील करना चाहते हैं वो अपने घर से निकले और मतदान केंद्र तक पहुँच गए। अपनी एक जिम्मेदारी है लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सभी मतदान केंद्र में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। वो लोग बिना किसी प्रकार का भय, बिना किसी प्रकार का डर अपना मताधिकार को जाकर प्रयोग करें। बता दें कि अंदरूनी क्षेत्र जहां सुरक्षा बल लगातार सर्चिंग गश्त लगा रहे हैं, वहीं डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, कोबरा एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल का भारी बल तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की स्पेशल फोर्स द्वारा भी सीमावर्ती क्षेत्र में पहरेदारी की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा के माध्यम से जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद सीएम सतना से भोपाल के लिए रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल के लिए जन समर्थन करने चुनावी सभा में पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और कमलनाथ पर तंज कसते हुए उन्हें धोखेबाज बताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से कहा कि मध्य प्रदेश की जनता मेरी भगवान है और उसका पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। हमने लाडली बहनों को हर महीने पैसा दिया, लेकिन क्या कांग्रेस ने कभी दिया? अरे कमलनाथ तो रोते ही रहते थे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जैसा लगता हूँ या आपको भैया और भांजे भांजियों को मामा लगता हूँ। कांग्रेस में ही पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहाँ से देगी? कांग्रेस तो धोखेबाज पार्टी है, कर्जा माफ करके धोखा दे दिया। अब तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, चालू, हर एक को धोखा देती है, इस पे भरोसा नहीं करना है। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। निवाड़ी पहुंची बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने निवाड़ी पहुंचकर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही हमेशा से ईवीएम का दुरुपयोग किया है। उन्होंने ईवीएम को पार्टी के नुकसान की वजह बताई। ईवीएम की वजह से पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है, यह कहना है बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का, जो मध्य प्रदेश के निवाड़ी में अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट मांगने पहुंची थी। मायावती ने यहां जनता से कहा कि आप लोग ईवीएम के चक्कर में ऐसा मत करना कि वोट डालने ना जाए। आप लोग वोट डालने जरूर जाना, क्योंकि जो धांधली करते हैं कभी कभी इनका सिस्टम फेल हो जाता है। मायावती ने आगे कहा कि बीएसपी अकेली ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के पूंजीपति और धन्ना सेठों की मदद से नहीं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से सत्ता में आना चाहती है। बीजेपी इन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग किया है।
तो इसलिए ईवीएम की वजह से काफी कुछ हमें नुकसान हुआ है, लेकिन ईवीएम के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करना कि वोट डालने नहीं जाएंगे, वोट जरूर डालना। जो ये धांधली करते हैं, कभी कभी इनका ये सिस्टम फेल भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। निवाड़ी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए हेमंत वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की जानी मानी शराब निर्माता कंपनी सोम डिस्टिलरी के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रायसेन और छत्तीसगढ़ सहित कई ठिकानों पर एक साथ आईटी और सीबीआई की छापेमारी कार्रवाई हुई। रायसेन में जगदीश अरोड़ा और अजय अरोड़ा के निवास में और उनकी वरिष्ठ अधिकारियों के यहां देर रात आईटी और सीबीआई की छापेमार कार्रवाई शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। वहीं रायसेन जिला मुख्यालय स्थित शराब फैक्ट्री में लगभग 30 सदस्य की टीम सुबह 6 बजे से दाखिल हुई। इस टीम के द्वारा अभी तक कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी के कई ठिकानों पर एक साथ आईटी और सीबीआई की टीम ने दबिश दी, जिनके साथ में पुलिस भी मौजूद है। सोम डिस्टिलरी कंपनी में अब किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा। छापेमारी की कार्रवाई देर रात तक चलने की आशंका जताई जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायसेन से नसीम अली। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता गतिविधियों के लिए जिले भर में लगातार अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सलोनी सिडाना के मार्गदर्शन में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। मंडला जिले के बैगा बाहुल्य क्षेत्र ग्राम भीम डोंगरी में मतदाता जागरूकता के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर जनजातीय लोक नृत्य, रीना, कर्मा, सैला आदि की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। साथ ही लोक गीतों के माध्यम से मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने भी मतदाता जागरूकता के गीतों की थीम पर प्रस्तुतियां दी। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना द्वारा सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। आयोजन के दौरान विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई तथा उपस्थित लोगों को नैतिक मतदान की शपथ दिलाई गई। मंडला जिले में हमारे पास करीब 37,000 नए मतदाता है। हमारे पास करीब 4 लाख महिला मतदाता है और इलेक्टोरल रोल की जेंडर रेशियो में हम एक महिला बाहुल्य जिला है। हमारा जेंडर रेशियो ऑफ इलेक्टोरल रोल 1026 है। साथ ही हमारे साथ बहुत सारे ट्राइबल मतदाता हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मतदाता है। मैं हर मतदाता से यही अपील करूंगी कि आप सब लोग अपने घरों से 17 नवंबर को निकलें और अपने बूथ पर जाकर वोट अवश्य दें। वोट हमारा कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार भी है, इसलिए 17 नवंबर 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन में वोट अवश्य दें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सलोनी सिडाना ने वनांचल क्षेत्र भीम डोगरी में आयोजित चुनावी पाठशाला को संबोधित करते हुए कहा कि 17 नवंबर को जिले की तीनों विधानसभाओं में मतदान किया जाएगा। मतदान दिवस सभी मतदाताओं के लिए यह लोकतंत्र का उत्सव है। वोट अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी है। उन्होंने उपस्थित ग्रामीण जनों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने तथा लोकतंत्र के उत्सव में सक्रियता से सहभागिता करने का आह्वान किया। मंडला से इंडिया टाउन न्यूज के लिए लखन भांडे की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा विधानसभा में सभी मतदान केंद्रों में लोग सुबह से पहुंचे। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। कई मतदान केंद्रों में लंबी कतारें लगी। सभी केंद्र और आसपास सुरक्षा जवान तैनात रहे और अधिकारियों की मॉनिटरिंग जारी रही। इतना ही नहीं, प्रत्याशी और पार्टी पदाधिकारियों की नजर भी मतदान के केंद्रों में बनी हुई है। पार्टी पदाधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा कर मतदान के लिए लोगों को मतदान केंद्रों में भेज रहे हैं, जिसके चलते दंतेवाड़ा में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक 21.9% वोटिंग होने की जानकारी मिल रही है। दंतेवाड़ा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी चैतराम अटामी ने बूथ क्रमांक 47 मंझारपारा कसौली मतदान केंद्र पहुंच परिवार के साथ कतार में खड़े रहकर मतदान किया। मतदान पश्चात प्रत्याशी चैतराम अटामी ने बताया कि आज लोकतंत्र के महापर्व के तहत मतदान करने पहुंचे हैं और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। साथ ही उन्होंने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। इसी तरह कांग्रेस प्रत्याशी छविंद्र कर्मा अपने साथियों के साथ मतदान करने पहुंचे। निश्चित रूप से
पूरे दंतेवाड़ा विधानसभा में जनता बहुत ही प्रसन्न है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दंतेवाड़ा से मुकेश श्रीवास। कांकेर जिले में मतदान की रफ्तार बहुत तेज देखी जा रही है। बात पूरे जिले की करें तो अब तक यहां करीब 60% वोटिंग हो चुकी है। कांकेर जिले में सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। यहां के ग्राम पंचायत चिवरांज में इको ग्रीन आदर्श मतदान केंद्र जिला प्रशासन ने बनाया है, जो मतदाताओं के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। इसे छिंद के पेड़ों की पत्तियों से सजाया गया है, जिसे लेकर यहाँ के मतदाताओं में भी मतदान के प्रति काफी रुझान देखा जा रहा है। इस पोलिंग बूथ में 12 बजे तक 87% से अधिक मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। पहले चरण के मतदान का समय 3 बजे तक रखा गया है, जिसके बाद पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद मतदाता ही मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस दौरान संसदीय सचिव एवं कांकेर विधायक शिशुपाल सोनी ने अपने पत्नी के साथ अपने गृह ग्राम डुमाली बड़ेपारा में मतदान किया। आज हम लोग अपने गृह ग्राम में आए हैं। ये डुमाली मेरा गृह ग्राम है, यहीं का मैं वोटर हूँ और यहाँ आके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि सभी मतदाताओं में गजब का उत्साह है और मुझे पता चला कि सवेरे से 5 बजे से लोग बाग यहाँ के लाइन पे लगे हुए थे और बड़ी लंबी लाइन थी। अभी अधिकांश लोग चले गए हैं वोट डालने के बाद, पर ये जो मैं देख रहा हूँ कि प्रजातंत्र की एक जीत, जो गांव वाले भी ये कह रहे हैं कि सबसे पहले वोट, उसके बाद कोई दूसरा काम। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कांकेर से वीरेंद्र यादव। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में खुज्जी विधानसभा के छुरिया में मतदान के लिए मतदाता सुबह 7 बजे से बूथ के बाहर नजर आए, जहां नगर के सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। नगर पंचायत झुरिया में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में मतदान केंद्र रखा गया है, जहां नगर के सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ में बुजुर्ग मतदाताओं के लिए रैंप और व्हील चेयर की सुविधा रखी गई है। मतदान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता मतदान केंद्र क्षेत्र से दूर मतदाताओं का आवभगत करते नजर आए, तो वहीं कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के मुद्दों पर दावे किए। मतदान बहुत ही अच्छे ढंग से और मतदान करने के प्रति लोगों की, मतदाताओं की जागरूकता है, अच्छा रुझान है। मतदान केंद्रों में भीड़ भी अच्छी है, ऐसा सब हमारे जो बूथ के प्रभारी हैं वहाँ से रिपोर्ट आ रही है। मतदान चल रहा है, मतदान पूरा शांतिपूर्ण हो रहा है खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में और बहुत लोगों के प्रति बहुत रुझान है, हमारे सरकार के प्रति, माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति। भाजपा और कांग्रेस पार्टी की घोषणाओं के बीच मतदाता अपने मत का सही इस्तेमाल कर किसे ताज पहनाती है, यह आने वाला समय बताएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए छुरिया से ताहिर खान। इंडिया टाउन न्यूज ने जाना जनता का मिजाज। सुबह से दिख रहा चुनावी उत्साह, बड़ी संख्या में निकले युवा और महिलाएं, मतदान केंद्रों में लगी लंबी कतार। इंदौर में प्रियंका ने की सभा, भाजपा पर किया प्रहार, कहा मैं मतदाताओं को जागरूक करने आई हूं, सोच समझ कर करे वोट। कमलनाथ के निशाने पर शिवराज, 18 सालों में बनाया भ्रष्टाचार का प्रदेश, भाजपा सरकार में हुई जमकर लूट, ये पार्टी और प्रत्याशियों का नहीं भविष्य का चुनाव है। विदेशी दूल्हा ले गया देसी दुल्हन, पढ़ाई के दौरान झांसी की युवती को हुआ अमेरिकन बाबू से प्रेम, परिवार की सहमति से निकली बैंड बाजा और बारात। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, जहां मतदान केंद्रों में नए वोटरों में पहली बार मतदान करने को लेकर उत्साह भी देखा गया। साथ ही महिलाएं भी बड़ी संख्या में मतदान करने सुबह से ही पहले चरण का मतदान करने लंबी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दी। मतदान केंद्रों के बाहर वोट करने आए मतदाताओं को लेकर इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने आने वाले जनप्रतिनिधि और सरकार के कार्य को लेकर खास बातचीत की।
और बीच और भी यहाँ युवा हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, उससे जानते हैं जो पहली बार मतदान करे थे कैसा अनुभव हो रहे हैं। तो लगातार जो क्षेत्र में इस टाइप से जो मतदान जो करने आ रहे हैं क्षेत्र में, बेटा आप बताएंगे क्या नाम है आपका? संजना टेटकर। कि आप जो मतदान करने आए हैं, ठीक है, तो क्या सोच के आए हैं? आप युवा पीढ़ी हैं, आगे जो सरकार होगी कैसे होनी चाहिए आपको? अच्छी होनी चाहिए एजुकेशन को लेके, और मतलब बहुत सी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। कैसा लगता है आपको कि जो आप पहली बार मतदान कर रहे हैं, अनुभव कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम में तो सही जगह वोट दूँ, गलत जगह ना दूँ। मेरा एक वोट किसी भी पार्टी को जिता सकता है, सो बस। बिल्कुल, ये है कि युवा पीढ़ी का जो सोच है बहुत अच्छा सोच है कि एक वोट उसका मताधिकार जो बहुत ही किसी भी सरकार बनाने में बहुत अहम होगी। तो हमारे बीच और भी युवा पीढ़ी है जो जानते हैं, जिनको जो फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? आप फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं, अच्छा और भी डाल चुके हैं, तो कैसा लगता है आपको जब वोट डालते हैं? जब आपके वोट से जब कोई सरकार बनती है या तो आपको कैसा महसूस होता है? ये अच्छा ही लगता है, आगे प्रोसेस में रहेंगे, आगे विकास करेंगे, उसमें भी जितने भी समस्याएं हैं सबका समाधान होना चाहिए। जो नई सरकार अभी बनेंगे वो बिल्कुल ध्यान रखे, परेशानियों का समाधान करें, अच्छी होनी चाहिए। यहाँ बीच हमारे बीच और भी जो मतदाता हैं जो आए हैं, बुजुर्ग हैं जो अपने सारा काम जो आज छोड़ के मताधिकार के मतदान का प्रयोग करने आए हैं। राजनांदगांव में 254 जो पोलिंग मतदान केंद्र है, वहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे 1154 मतदाता हैं जो यहाँ मतदान करने आए हैं। जो भी सरकार बने अच्छी बने, सभी के लिए कार्य करे, सेवा भाव से करे। क्या लगता है जो महिला जो सुरक्षा कानून है उसको लेकर के एक और भी अच्छी कड़ाई से पालन करने चाहिए, ताकि सरकार आने वाले तमाम जो महिलाओं को जो प्रति दुष्चार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो उस पर रोकथाम लग सके? बिल्कुल लगना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के हेतु। अभी तक तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जितने भी घोषणाएं करते हैं कुछ भी कार्य नहीं होता है, कुछ भी कार्य नहीं होता है। सर हम एक मजदूर हैं, हम जो है काम करते हैं फैक्ट्री क्षेत्र में। फैक्ट्री क्षेत्र की आज तक सरकार कुछ घोषित नहीं किया है, ना मजदूरों के प्रति कुछ किया है। जो भी मजदूर जो है मजदूर कमाते हैं तो खाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। प्लस जो है यह सरकार जो है बस किसान के प्रति देखता है और जो मजदूर के प्रति नहीं देखता है। तो सरकार जो है, जो सरकार आती है, कैसे सरकार चाहते हैं आपकी? आप मजदूर हैं तो मजदूरों के लिए जो क्या क्या योजना, क्या क्या आपको चाहिए जो सरकार आने के बाद आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो? सर मजदूर के लिए यह प्रति जो है फैक्ट्री क्षेत्र में, प्राइवेट फैक्ट्री क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, प्लस जो हमको कुछ नहीं मिलता है, ठेकेदारी क्षेत्र है, प्लस जो है छुट्टी ना मिलती है, ना बोनस मिलती है, ना कोई भुगतान होता है। कंपनी मालिक अपने प्रति जो है जो भी काम अपना करते हैं, ऐसा है जो है गरीब को कोई नहीं देखता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, मैं तो बहुत दिनों से मतदान करते आया, लेकिन अपना निष्पक्ष मतदान हमारा जो अधिकार है उसको करते आए। लेकिन जो सरकार है वो तो हम गरीब को वैसी और दबाते जा रही है। कोई बेनिफिट नहीं है हम लोग को, और अपना कमाते खाते हैं और कोई सरकार से अपेक्षा नहीं है। लेकिन अपना जो अधिकार है, मताधिकार, ये मैं निष्पक्ष देते आया हूँ, चाहे सरपंच का हो, चाहे पंच का हो, चाहे एमएलए का हो या एमपी का हो। हम अपन काम करथन, बाकी अब सरकार का करते ये तो वो जानते। नहीं, रमन सिंह के सरकार में तो मैं देखा कि बहुत ही बदलाव आया है। जहाँ तक गांव गली खोर और दवाई वाई के सुविधा, एम्बुलेंस का सुविधा, रमन सिंह जी बहुत अच्छे काम किए हैं। और आने वाली सरकार तो सिर्फ दारू बेची है और कुछ नहीं की है। और गोबर ये योजना हम लोग को कोई समझ में नहीं आया है, लेकिन रमन सिंह जी बहुत अच्छा किए हैं 15 साल में। जो नहीं होना था, सड़कें का निर्माण, ये सब मूलभूत सुविधा है। गली में कीचड़ रहता था, वो सब पक्का करके एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा, दवाइयों के सुविधा, बहुत अच्छे काम किए हैं। और अभी भी हम लोग चाहेंगे कि वो आए। ठीक लग रहा है, फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ कि कैसे देते हैं, ये सब पता नहीं है। देने के बाद ही पता चलेगा कैसे देते हैं, क्या है। जो आएंगे सरकार, वो हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसको उज्जवल करे, शिक्षा के लिए अच्छे से सब चीज़ जागरूक करे, सब चीज़ होना चाहिए। जो चाह रहे हैं वो होना चाहिए। जो हम चाह रहे हैं शिक्षा में वो हमें प्राप्त करें। मतलब ऐसा नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं तो आपको नहीं, आपका नहीं है करके हमें वो मत करें। हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए, ऐसा होना चाहिए। योग्यता के हिसाब से जो आप चाहते हैं कि रोजगार के भी अवसर आपको चाहिए?
हाँ तो सर देखिए कई लोगों का घर रहता है ना कि पैसे वैसे कभी दिक्कत होता है, तो उसमें भी हमारा योगदान होना, मतलब कि सरकार का योगदान होना चाहिए कि हमें आगे जो हम चाहते हैं पढ़ाई के लिए वो हमें प्राप्त करे। दिख तो रहा है लेकिन बोलते तो सब पहले हैं, उसके बाद ही अब देने के बाद अगर वो सरकार आए और करे तभी पता चलेगा ना सर। देने से पहले तो सब बोलेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, वो आएगा तभी पता चलेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे बीच युवा हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के अपने जो मत का अधिकार करने यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। महिला के लिए सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या सोच के होनी चाहिए, महिला सुरक्षा को लेकर के कानून अलग से बनने चाहिए, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि सरकार किस तरफ से होनी चाहिए? बनना चाहिए, महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। आने वाली सरकार जैसे पिछली सरकार ने शासन किया हुआ था, उनका शासन लगभग सही था। उन्होंने बहुत विकास किया हुआ है युवाओं के लिए, और जो भी सरकारी योजनाएं हैं, कृषि के लिए जो भी योजनाएं हैं, उसमें बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। तो आने वाली जो सरकार है, जो भी सरकार होगी, हम लोग उनसे यही मांग करेंगे कि जो सभी सरकारी डिपार्टमेंट है या जिससे गरीब है, मजदूर है, किसान है, उन लोग को लाभ मिलना चाहिए और उन लोग के लिए और योजनाएं बनानी चाहिए जिससे देश का विकास हो और छत्तीसगढ़ का भी विकास हो। इसके लिए क्या लगता है आपको, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे किन किन मुद्दे को प्राथमिकता है? किसान को भी लेकर बात करते हैं, तो किन किन मुद्दे को लेकर के यहाँ सरकार और ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए? सरकार को और ज़्यादा ध्यान देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो रोज़गार है। बेरोज़गारी की जो समस्या है वो सरकार तो कहती है कि रोज़गार हम उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन वो बस कागज़ों में रहती है, कभी हकीकत में बहुत कम होती है। इंसान जैसा रोज़गार ढूंढता है वैसा रोज़गार बहुत कम मिलता है, और अधिकतर जो युवा है बेरोज़गार है, उन लोगों के लिए रोज़गार का अवसर आना ज़रूरी है। और सरकारी जो भी योजनाएं हैं बेरोज़गारी के लिए या रोज़गार के लिए, तो उसको विकास करना ज़रूरी है। आप यहाँ मतदान करने आए, तो कोई राजनीतिक पार्टी आपको दबाव दिया है कि यहाँ मतदान करके स्वतंत्र आप रूप से मतदान करने आए? नहीं, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी ने कोई भी दबाव नहीं किया हुआ है। मैं अपने मत का उपयोग अपने अच्छे के लिए ही करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि जो मेरा मत है वो सही इंसान को जाए और जो सही विकास करे देश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए भी। अच्छा सरकार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, यही सब के लिए वोटिंग कर रहे हैं। अच्छी सरकार दे, 5 साल चले सरकार, ऐसा नहीं कि ज़्यादा नहीं करके। आप सुबह से लंबे घंटों लाइन में लग के आप मताधिकार मत का पालन करने आए हैं, तो क्या लगता है आपको, आप जो सरकार चुनते हैं वो जो आप उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरेंगे कि नहीं, उसको लेकर के आप मतदान करने आए? बिल्कुल खरा उतरेंगे, ऐसा बात नहीं है। सरकार अच्छी चल रही है, अच्छी सरकार बनाएंगे। क्या लगता है आप जब आए तो किसी प्रकार की कोई आपको गाइडलाइन मत डालने के लिए आपको ट्रेनिंग दिया गया कि कैसे किस टाइप डालनी है? यहाँ पे सीनियर सिटीजन आज से नहीं, आज 40 साल से वोटिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो आप लंबा, मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँ कि लंबे कतार में लग के जो महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे लंबी लाइन में लगी हुई है, और महिला जागरूक हो गई, अब मतदान अपने खुद का मतदान करने के लिए यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे बूथ क्रमांक 75 राजनांदगांव में, जहाँ पे मतदान केंद्र 217 में लगातार यहाँ पे जो 1205 यहाँ मतदाताएं हैं, लोग यहाँ पे बड़ी भीड़ है, यहाँ पे सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो तमाम जो विधानसभा चुनाव को लेकर के जो मतदान का आज पहला चरण का मतदान है, तो आज 10 विधानसभा राजनांदगांव में हम पहुँचे हुए हैं। तो राजनांदगांव में जो है के साथ साथ जो आज विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के मतदान करने आए हैं, और यहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। तो अब आने वाले समय में देखने वाली बात हो कि जनता किसको कितना अधिकार आशीर्वाद देती है और किसके पक्ष में मतदान आते हैं। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज़, जयपुर, राजनांदगांव। भानुप्रतापपुर में भी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान डालने के लिए सुबह 7 बजे बूथों में मतदाताओं की लाइन लग गई। कच्चे मतदान केंद्र में भाजपा प्रत्याशी गौतम उइके ने पहला मत दिया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार तेलगरा पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंची। भानुप्रतापपुर में भी मतदान के प्रति मतदाताओं में खासा रुझान देखा गया। यहां पहले चरण के मतदान की टाइमिंग सुबह 7 बजे से 3 बजे तक रखी गई। विधानसभा के कच्चे बूथ में भाजपा के प्रत्याशी गौतम उइके सबसे पहले वोट डालने पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की उम्मीदवार सावित्री मंडावी ने तेलगरा मतदान केंद्र में वोट दिया, और
भानु प्रतापपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुमंत सिन्हा की रिपोर्ट। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के सिलसिले में इंदौर आई। उन्होंने इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में रोबोट चौराहे पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के हर वर्ग के लिए वचन योजनाओं का लाभ जिक्र किया, साथ ही भाजपा पर कई हमले भी किए। प्रियंका गांधी ने इंदौर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी को करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने कहा कि देश के उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य वर्गीय व्यापारी कमजोर हो रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के राज्य में लाखों युवा बेरोजगार हैं। प्रदेश सरकार ने 22,000 घोषणाएं की, लेकिन मुश्किल से 22 घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने महंगाई का जिक्र किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने ये काम नहीं किया, आपको सिर्फ लूटा है, सिर्फ बहकाया है, सिर्फ झूठे खोखले वादे किए हैं। अभी मैं मंच पे आई थी, किसी ने मुझे गुलदस्ता पकड़ाया, आपने देखा, गुलदस्ते में फूल ही नहीं थे, खाली था। उस तरह का गुलदस्ता बना के आपको दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं। चुनाव आता है, शुरू धर्म, जाति और घोषणाओं का गुलदस्ता। चुनाव के बाद आपको देखते हैं उसमें फूल ही नहीं है, खाली है, खोखला है। तो अपने लिए नहीं, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए नहीं, वोटों को बटोरने के लिए मैं आपके लिए कह रही हूं। मोदी सरकार को बताना चाहिए कि 10 सालों में क्या किया। उन्होंने किसानों की समस्याओं, लाडली बहनों का उल्लेख करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला किया। जो इस मंच पे आकर आपसे इधर उधर की बातें करता है, आपके ध्यान को भटका कर आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसको सबक सिखाओ। अपने विकास के बारे में पूछो, अपने भविष्य के बारे में पूछो। मेरी बहनों, आप पूछो कि आपके बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। लाडली योजना के बारे में बात में हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है। पहले सुरक्षित बनाओ महिलाओं को, फिर बात करो। और क्या समझ रखा है आपने महिलाओं को कि चुनाव के 2 दिन पहले आप कह देंगे कि लीजिए 2000 रुपए आपके खाते में। क्या महिलाएं सोचनी नहीं है? क्या महिलाओं को दिख नहीं रहा है कि आपने इतने सालों से कुछ नहीं किया उनके लिए? सवाल उठाओ, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं बनोगे, जब तक आप जिम्मेदारी और शक्ति अपने हाथों, आपका प्रदेश इसी तरह की खाई में रहेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें वोट नहीं चाहिए, बल्कि वोटर की जागरूकता चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट धर्म की बात नहीं है, वोट जागरूकता है और बिना सोचे समझे वोट किसी को नहीं देना। पूछती हूँ कि भाई टूटी में से पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, सड़क तुम्हारी खराब है, तो वोट क्यों दे रहे हो भाई? दीदी धर्म की बात है, दीदी धर्म की बात है, दीदी जाति की बात है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया आपका इस्तेमाल, आपके जज्बातों का बहुत इस्तेमाल हो गया है। ये वोट जो है ना, सुन लीजिए कान खोल के, ये वोट जो है ना धर्म की बात नहीं है, ये वोट आपकी जागरूकता की बात है। ये वोट इतना कीमती है कि अगर बगैर सोचे समझे आप इसको किसी को दे दोगे तो 5 साल और वो भुगतोगे जो आप 18 साल से भुगत रहे हो। अगर आपका देशभक्ति का धर्म है तो वो यही है कि जागरूक बन जाओ। और मैं इस हक को के बारे में याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूं। मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी जागरूकता चाहिए। मैं चाहती हूं कि आपके हक आपके हाथों में जाएं, कि आपका अधिकार वापस आपको मिले। मैं चाहती हूं कि जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है जो हर स्तर पर जनता की संपत्ति जनता की जेब में वापस डाल रही है, वैसी सरकार मध्य प्रदेश में बने। प्रियंका ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि यह जनता को तय करना होगा कि उन्हें किस तरह का नेतृत्व चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जनता को लगता है कि उनके साथ छलाव हुआ है तो इस सरकार को बदल दीजिए। प्रियंका गांधी ने इस दौरान वचन पत्र के कुछ वादे भी दोहराए। हर बच्चे के लिए 1000 रुपए परिवार को दिया जाएगा,
कक्षा 11वीं से 12वीं तक 1500 रुपए दिए जाएंगे। किसानों का कर्ज माफ होना फिर से शुरू होगा। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको गेहूं के लिए 2600 रुपए मिलेगा, धान के लिए 2500। अब इसका आधार क्या है? आधार क्या है? छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी की सभा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला सहित जिले के सभी प्रत्याशी मौजूद रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष। भोपाल बीजेपी मीडिया सेंटर में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस पर हमलावर हुए। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कांग्रेस की नाकामियों को गिनाया। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भोपाल में कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने कई वादे किए। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने युवाओं के साथ छलाव किया है। किसानों के लिए जो वादे किए वो भी कांग्रेस ने पूरे नहीं किए। कांग्रेस ने कहा सरकार आने पर महिलाओं को बस की सेवा फ्री करेंगे, मगर ये भी नहीं हुआ। कांग्रेस अब खुलेआम प्रदेश की जनता से कहती है कि अब हमारे पास पैसे नहीं है। 3 महीने में 50 किसानों ने खुदकुशी की है कर्नाटक में। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के तो संबंध इंटरनेशनल स्तर पर है, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं कि वो कहां से हेलीकॉप्टर खरीदते हैं और किसको कमीशन मिलता है। और हाल ही में वहां पर इलेक्शन हुआ, कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। पहले तो उन्होंने गारंटी किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं के लिए 3000 रुपए के अलाउंस देंगे महीने में अनएम्प्लॉयड युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए मुफ्त में बस ट्रैवल का पास देंगे। उसको भी उन्होंने इलेक्शन के बाद क्राइटेरिया बदलकर एक कैटेगरी की महिलाओं को उन्होंने अलाउ किया। किसान थे जिनको 24 घंटे बिजली मिलता था, उनको आज बिजली नहीं मिलता है। कमलनाथ जी का तो कनेक्शंस बहुत ही इंटरनेशनल है, ग्लोबल है, उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं हेलीकॉप्टर कहाँ से खरीदते हैं, कौन खरीदता है, किसको कमीशन मिलता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जैसी नगर तहसील कार्यालय के बाहर एक परिवार अपने उस हक के लिए परेशान है जिसे पाने उसने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था और फैसला उसके पक्ष में आया, लेकिन प्रशासन 3 साल बाद भी आदेश का पालन कराने में नाकाम रहा। तहसील कार्यालय के बाहर रोता बिलखता यह किसान परिवार दरअसल अपनी जमीन का कब्जा दिलाने की गुहार लेकर आया था। मामले में एसडीएम कोर्ट द्वारा भी किसान को कब्जा दिलाने के आदेश 3 साल पहले जारी हो चुके हैं। उसके बाद भी यह किसान अपनी जमीन का कब्जा दिलाने तहसील और बिल्हारा पुलिस चौकी के चक्कर लगा कर परेशान हो चुका है। सागर जिले की टप्पा तहसील बिल्हारा के बक्सवाहा गाँव के रहने वाले किसान बहादुर अहिरावर जो दृष्टिहीन है, आज से 5 साल पहले उनकी 5 एकड़ जमीन पर उनके पड़ोसी किसान सेवक अहिरावर ने दबंगता पूर्वक कब्जा कर लिया, जिसके बाद की गई शिकायत और चले केस पर एसडीएम कोर्ट ने बहादुर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कब्जा दिलाने के आदेश भी 2020 में पारित किए गए। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस प्रशासन उसकी जमीन का कब्जा बहादुर को नहीं दिलवा पाया। जो हमारी खेती है उस पर सामने वाला कब्जा कर रहे हैं। हम सेवक कितने सालों से की है? 5 साल हो गए। बहादुर का कहना है कि कई बार तहसील और पुलिस चौकी के चक्कर लगाए, लेकिन सामने वाला दबंग एवं राजनीतिक संरक्षण और पैसे वाला है। पुलिस उल्टा ही उन्हें ही पकड़ कर ले गई। बहादुर अपने परिवार के साथ जैसी नगर तहसील कार्यालय पहुंचा था, जहां उसके पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे। सर मैं ग्राम बक्सवाहा का हूँ। शुक्ला नाम का मेरी 5 एकड़ जमीन पे कब्जा सेवक अहिरावर करें। सर हम पूरा मामला सर ये है कि हमारी नफ्ती हो गई, मौका पे आरआई पटवारी और पूरा गांव उनके दस्तखत हैं सर। हम नफ्ती होकर पत्थर गड़ गए सर, हम कब्जा नहीं कर पा रहा है। वहाँ जाते हैं तो कतन्ना कुलारी भुआता है सर। हम मरबे के लिए डरते हैं, हमारे भाई को दिखता नहीं है तो सर इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाते। वे 6-7 लोग हैं सर।
मीडिया ने इस संबंध में जयसीनगर तहसीलदार अनिल कुमार कुशवाहा से बात की तो उन्होंने कहा कि यह मामला आज ही मेरे संज्ञान में आया है, जो बिल्हारा टप्पा तहसील से संबंधित है और नायब तहसीलदार चुनावी कार्य में व्यस्त हैं। जैसे ही चुनाव संपन्न होता है, पूरे मामले में विधिवत कार्रवाई करते हुए किसान को कब्जा दिलाया जाएगा। हाँ, आज वो एक किसान आया था मेरे पास। अब उसकी जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं है। मैंने आश्वासन दिया है कि जैसे चुनाव समाप्त होगा उसको विधिवत पूरी कार्रवाई की जाएगी और कब्जा अगर उसके पक्ष में हुआ तो कब्जा दिलाया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सागर से सतीश सेन। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी दौर चल रहा है, वहीं भाजपा और कांग्रेस में लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंच से कहा, 18 साल में शिवराज ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का प्रदेश बना दिया। मध्य प्रदेश में चुनावी दौर चल रहा है, वहीं भाजपा और कांग्रेस में लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंच से कहा, 18 साल में शिवराज ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का प्रदेश बना दिया। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आरोपों की बौछार की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि 18 साल में शिवराज ने सिर्फ मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूट की है, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का प्रदेश बना दिया है। इस बार का चुनाव सिर्फ पार्टी या उम्मीदवार का चुनाव नहीं, बल्कि छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। भ्रष्टाचार हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार का गवाह है या भ्रष्टाचार का शिकार है। ये भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया, ये चौपट प्रदेश बना दिया। ये आज 18 साल में हमें कहां पहुंचाया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से नागेंद्र सिंह। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव जिले में प्रथम चरण मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गई है। मतदाता यहां सुबह से ही मतदान के लिए कतार में लगे हुए हैं और पहले घंटे में यहां करीब 14% वोटिंग हो चुकी थी। प्रथम चरण मतदान के लिए शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण अंचलों में भी मतदान का अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। सुबह से मतदाता कतार में लगे हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76 डोंगरगांव के अंतर्गत आने वाले मतदान क्रमांक 33 में जहां कुल मतदाताओं की संख्या 1036 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 543 और महिला मतदाता की संख्या 493 है। इस क्षेत्र के स्थानीय कांग्रेस प्रत्याशी दलेश्वर साहू भी मतदान केंद्र पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। बात औसत की करें तो यहां 1 घंटे में मतदान का औसत 13.32% रहा। राजनांदगांव से ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के भाजपा प्रत्याशी गोलू शुक्ला के कार्यालय उद्घाटन के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इंदौर आए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वायरल हुए वीडियो पर भी पक्ष रखा। इंदौर आए वीडी शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज उनके गुलदस्ते में फूल ही नहीं थे, कांग्रेस में कोई नूर ही नहीं बचा, तो उन्हें फूल क्या मिलेंगे। आज तो जो गुलदस्ता उनको भेंट किया, उनके कार्यकर्ताओं ने कह रही कि इसमें फूल ही नहीं है। अरे फूल कहाँ से होंगे जब कांग्रेस का पूरा सब कुछ नूर ही समाप्त हो गया, तो फूल कहाँ से आएंगे। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग में जाकर राम मंदिर के पोस्टर हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में बाबर और जो कोई भी है उनके पोस्टर लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस अगर ये कहेगी मध्य प्रदेश के अंदर कि भगवान राम के जो होर्डिंग्स लगे हैं राम मंदिर के, इन होर्डिंग्स को जाकर के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बंटा ढार और करप्शन नाथ दोनों चुनाव आयोग में जाकर के कहें कि पोस्टर उतारो, होर्डिंग हटाओ, तो हमारे मन और हृदय के अंदर भगवान श्री राम हैं, करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के केंद्र, तो हम तो राम मंदिर के ही होर्डिंग लगाएंगे। अगर आपके मन में नफरती बाबर और बाबरी है तो उनके पोस्टर आप लगाएं, हमें चिंता नहीं है। हमारे मन और हृदय में भगवान राम है।
इस मौके पर भाजपा के कई बड़े नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष। प्रेम एक ऐसा भाव है जो जाति, धर्म या राष्ट्रीयता से परे है। प्यार में तमाम बंधनों को पार करके प्रेमी हर हाल में एक हो जाना चाहते हैं। यही कुछ हुआ खजुराहो में, जहां एक विदेशी युवक को देशी युवती से प्यार हो गया। फिर दोनों ने देशी अंदाज में शादी भी कर ली। प्यार कब किसे और कहां हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, न ही इस बारे में किसी को कुछ पता होता है। ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश में, जहां अमेरिका के रहने वाले युवक को झांसी की लड़की से इश्क हो गया और फिर दोनों ने परिवार की सहमति से देसी अंदाज में शादी कर ली। पर्यटन नगरी खजुराहो में वैसे तो कई विदेशियों के साथ विवाह संपन्न हुए, लेकिन इन सब में दूल्हा देसी होता था और दुल्हन विदेशी। लेकिन एक ऐसी शादी भी हुई जिसमें दुल्हन देसी थी और दूल्हा विदेशी। यह विवाह समारोह खजुराहो के प्रतिष्ठित होटल में संपन्न हुई, जिसमें अमेरिका से आए बाराती बैंड बाजों की धुन में जमकर नाचे और विदेशी दूल्हे को भी खूब नचाया। जो दूल्हा था दे आर फ्रॉम यूएस और दुल्हन झांसी से थे। दे आर सेटल्ड इन यूएस, बट जो शादी हुआ पूरा फॉरेनर यूएस से बाराती आए थी। शादी जो हिंदुओं में जैसे शादी होता है, जैसे बारात आना, बारात घोड़ा बग्गी बैंड बाजा के साथ दूल्हा आए थे। इवन दो जयमाला हुआ, जयमाला के बाद प्रॉपर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार फेरे वगैरह हुआ। अमेरिका से आए इस बारात में बाराती भी विदेशी ही थे, जबकि लड़की पक्ष वाले झांसी से थे। दूल्हे से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन दूल्हे राजा शादी में व्यस्त होने के कारण बात नहीं कर सके। लेकिन उनके दोस्त माइकल ने बताया कि दुल्हन अमेरिका में पढ़ती थी और वहीं पर इन दोनों के बीच प्यार हो गया और बात विवाह तक पहुंच गई, जिसमें दोनों ही परिवारों की रजामंदी के साथ खजुराहो में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ मंत्रों उच्चारण सहित 7 फेरे लिए गए और वैदिक रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। Yeah, Walter, the groom, is my best friend from high school. We have 4 friends now from high school who came, and I'm glad I was able to come. I met Ananya, the bride. Yeah, she moved to the United States for college. Okay. For grad school, and they met in grad school in New York. First time at an Indian wedding. Yes. So you enjoy very much, eh? Oh yeah. खजुराहो में जब यह विदेशी दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर निकला तो लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना। बैंड बाजा की धुन में जब विदेशी नाच रहे थे, जिनका अंदाज विदेशी होने के बाद भी ठेठ देशी था, जिसमें बारातियों का तामझाम, डीजे पर डांस और पैसे उड़ाकर निछावर, वह सब हुआ जो इंडियन बारात में होता है। कुल मिलाकर यह शादी बेहद ही आकर्षक थी और शानदार तरीके से संपन्न हुई। छतरपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रामबाबू तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागृत करने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो के माध्यम से जागरूकता अभियान के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं जागरूकता अभियान को लेकर रैली समेत अन्य कार्यक्रम हुए। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। केंद्रीय संचार ब्यूरो के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो नए मतदाता हैं, उन्हें अपने मताधिकार के लिए प्रेरित करना और मतदान के दिन अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करने पहुँचे। देखिए, केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजरी से प्रारंभ है। दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें सबसे अच्छी बात है कि बच्चों के साथ साथ पालकों को भी जागरूक करने का काम किया जा रहा है। ऐसे मतदाता जो वास्तव में जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज है, वो सभी लोगों के लिए ये बच्चे एक संदेश वाहक होंगे और केंद्रीय संचार ब्यूरो के माध्यम से घर घर जाकर ये दस्तक देने का काम करेंगे। मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ खजरी हायर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि युवा देश के भविष्य हैं और बच्चों के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि मतदाता के प्रति अपने मतदान के अधिकार को लोग जाने, मतदान से वो क्या बदलाव कर सकते हैं, उसका कैसा उपयोग कर सकते हैं, इन सब विषय के बारे में जानकारी देने के लिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने मतदान के अधिकार के बारे में जागरूकता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में बच्चों के माध्यम से जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चे सहित बड़ी संख्या में अन्य लोग भी शामिल हुए। आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खजरी की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान रैली इस समय शुरू हुई है कि घर घर जाके इस रैली जो कि प्रचार प्रसार करने वाली है कि 100% मतदान दें। इंडिया टाउन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से नागेंद्र सिंह। ये थी अब तक की खबरें, हमारी फटाफट खबरों का बुलेटिन, और सभी खबरें विस्तार से देखने के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।